Good evening, students. So, this is our lecture number 78 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 20 की डिस्कशन को कंक्लूड किया था. ठीक है, चैप्टर 21 रह गया है, बट आई वुड सजेस्ट कि उसको आप एक बार खुद ही गो थ्रू कर लीजिए. ठीक है, जो आपका चैप्टर 21 है उसको आपको पढ़ना है सेक्शन 229 के साथ. एक बार आप उसको गो थ्रू कर लीजिए. अगर आपको समझ में चीज़ें आ जाती हैं तो फिर मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, बट अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं वो भी चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. ठीक है, ओके. सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मेंटेनेंस. ठीक है, सेक्शन 144 से लेके 147 तक आज हम लोग मेंटेनेंस कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर में. मेंटेनेंस के बारे में आपने काफ़ी सुना तो होगा ही कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस अवार्ड किया जाता था वाइफ को. ठीक है, तो अब वो जो सेक्शन 125 था वो सेक्शन 144 बन चुका है. क्लियर है आपको ये चीज़ें? ठीक है, तो आज हम लोग को चैप्टर 10 करना है, विच बेसिकली रिलेट्स टू ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स कॉमा चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. ठीक है, बहुत ही फेमस प्रोविजन है. अक्सर आप न्यूज़ में इस प्रोविजन के रिगार्डिंग कोई ना कोई केस सुनते ही होंगे. ठीक है, तो ये जो पहले आपका सेक्शन 125 सीआरपीसी हुआ करता था, अब वो सेक्शन 144 बीएनएसएस हो गया है. बहुत माइन्यूट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो प्राइमरली आप बस सेक्शन 144 वाले पे ही फोकस कर लीजिए. 125 को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. जो एक छोटा सा यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव एरर है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा ताकि आंसर राइटिंग में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए. ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर आपको हिंदू लॉज के जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ उसके पैरेलली नोट्स भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं. ठीक है, सो दिस इज चैप्टर 10, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. ठीक है, चैप्टर 10 का जो हेड नोट है उसको पढ़ के इतना तो समझ में आ गया है कि मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ वाइफ रिसीव कर सकती है अंडर सेक्शन 125, चिल्ड्रन रिसीव कर सकते हैं एंड पेरेंट रिसीव कर सकते हैं. क्या यहां पर सेक्शन 125 के अंदर हस्बैंड या फिर एक डिवोर्स्ड हस्बैंड आप कह सकते हैं, डिवोर्स्ड कह दीजिए या फिर मैरिड हस्बैंड, जो भी आपको कहना है, क्या वो मेंटेनेंस रिसीव कर सकते हैं? द आंसर इज नो. ठीक है, बट आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, कि हस्बैंड जो हैं अगर वो उनके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. वो जब मैं एचएमए पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको समझा दूंगा कि कैसे हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. मतलब बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो जो आपका हिंदू लॉ है वो काफ़ी हद तक जेंडर न्यूट्रल है. ठीक है, लेकिन जो आपका क्रिमिनल लॉ है जो मेंटेनेंस अवॉर्ड करने के रिगार्डिंग बात करता है, ये काफ़ी हद तक वुमेन ओरिएंटेड है, फीमेल ओरिएंटेड है. अब इसका रीजनिंग आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे पास आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो स्टेट को एम्पावर करता है कि वो ऐसे लॉज, वो स्पेशल लॉज बना सकते हैं फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ ना आए कि यार चैप्टर 10 तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है. ठीक है, तो ये उसको वायलेट नहीं करता है. मैं जब संविधान पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा कि कैसे ये सारे के सारे लॉज जो हैं दे आर इन कॉन्सोनेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद सेक्शन 144, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain. अब देखिए सेक्शन 144 में आपको अगर एंटर करना है, ठीक है, ताकि आपको मेंटेनेंस मिल सके, ताकि क्रिमिनल कोर्ट आपको मेंटेनेंस अवॉर्ड कर सके, तो आपको ये सारी कंडीशंस तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. पहली कंडीशन क्या है कि जिस इंसान से आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो उसके पास सफिशिएंट मीन्स होने चाहिए. ठीक है, दूसरा क्या है यहां पर
दूसरी कंडीशन ये है कि उस इंसान ने आपको निग्लेक्ट किया हो। एंड जो लास्ट कंडीशन हमारे पास है, और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, या तो वो निग्लेक्ट कर रहा है या फिर वो मेंटेन करने से रिफ्यूज कर दे रहा है। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहां पर आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। अब देखते हैं कौन कौन मेंटेनेंस रिसीव कर सकता है। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज वाइफ, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ और हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, whether married or not, unable to maintain itself, or his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or his father or mother unable to maintain himself or herself। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 144 को पढ़ के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हस्बैंड के पास क्रिमिनल लॉ के अंदर, दैट इज अंडर बीएनएसएस, ऐसा कोई भी प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सके। ठीक है, हस्बैंड जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जाके मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अगर वाइफ के पास ज्यादा पैसा है। उसके कंपैरिजन आफ्टर डिवोर्स वाइफ के पास ज्यादा पैसा है, हस्बैंड जो है उसके पास कम पैसा है, तो वहां पर वो वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन सेक्शन 144 बीएनएसएस के अंदर हस्बैंड जो है वो किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये एक वेलफेयर प्रोविजन है। ठीक है, अगर आप ये कहो कि हस्बैंड को क्यों नहीं मिल रहा है, वाइफ को मिल रहा है, तो यहां पर आपको लिखना ये पड़ेगा बिकॉज इट इज अ वेलफेयर प्रोविजन। ठीक है, और ये प्रोविजन को डालने की पावर जो लेजिस्लेचर है वो कहां से डिराइव करता है? फ्रॉम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं यहां पर क्या क्या ग्राउंड्स हैं। पहला है हिज वाइफ। ठीक है, अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। ठीक है, बेसिकली यहां पर क्या कह रहा है कि मान लो वाइफ है, मतलब यहां पे मैरिड कपल की बात हो रही है। ठीक है, यहां पे अभी डिवोर्स कपल की बात नहीं हो रही है। यहां पर बेसिकली कह रहा है कि अगर मान लो वाइफ है, ठीक है, शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। ठीक है, और यहां पर जो हमने बाकी प्री रिक्विजिट बताए थे कि हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है, अलॉन्ग विद दैट ही निग्लेक्ट्स द वाइफ। ठीक है, ही निग्लेक्ट्स द वाइफ और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हर, तो उस सिचुएशन में द वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 बीएनएसएस। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। his legitimate or illegitimate child, whether married or not, unable to maintain itself। अच्छा, यहां पर ये टर्म यूज हुआ है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। आपके हिसाब से लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड में डिफरेंस क्या आ जाता है? काफी लोगों को ये लगता है कि जो बच्चे वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिजेस से पैदा होते हैं उनको हम बेसिकली इलेजिटिमेट कहते हैं। द आंसर इज नो, वी डोंट कॉल देम इलेजिटिमेट। ओके, बिकॉज जो चाइल्ड पैदा होते हैं वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिजेस से, दे हैव बीन गिवन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16 ऑफ एचएमए लेजिटिमेसी। ठीक है, तो हम उनको इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं कहते हैं। हम इलेजिटिमेट बेसिकली किसको कहते हैं? जैसे मान लो यहां पर, एक सेकेंड, जैसे मान लो यहां पर HNW है। ठीक है, HNW है और सपोज H ने एक और वाइफ ले आया। H मतलब सपोज वाइफ नहीं ले आया, ही बेसिकली हैड अ मिस्ट्रेस, ये मिस्ट्रेस है इसकी H की। ठीक है, अब इनके बीच में किसी भी प्रकार का विवाह संपन्न नहीं हुआ है। ये जो है H और W1, यहां पर ये एक वैलिडली मैरिड कपल है, लेकिन जो W2 है वो एक मिस्ट्रेस है। अब मिस्ट्रेस से इसको हो गया एक बच्चा, सन। ठीक है, तो ये होगा इलेजिटिमेट बिकॉज इनके बीच में किसी भी प्रकार का विवाह संपन्न नहीं हुआ है। जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस होते हैं वहां पर मैरिज होता है, ये ध्यान रखिएगा, वहां पर मैरिज होता है, और भले ही वो मैरिज जो है वो वॉइड या फिर वॉइडेबल है, सब्सिक्वेंटली जो बच्चा पैदा होता है उसको हम लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट H और W2 के बीच में तो कोई शादी हुई नहीं है। ठीक है, तो अगर H और W2 के बीच में कोई भी शादी नहीं हुई है तो यहां पर हम सेक्शन 16 के थ्रू इनको, इसके बच्चे को लेजिटिमेसी कैसे प्रोवाइड करेंगे? लेजिटिमेसी तो हम सिर्फ वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं ना जहां पर शादी हुई है, भले ही वॉइड हो या वॉइडेबल हो, डजंट मैटर। लेकिन यहां पर तो शादी ही नहीं हुई है, और अगर शादी ही नहीं हुई है तो लेजिटिमेसी कैसे दोगे आप सेक्शन 16 के अंदर?
क्लियर हो गया? तो जब हम ई लेजिटिमेट चाइल्ड की बात करते हैं तो हम बेसिकली उस मैरिज की उस सिचुएशन की बात करते हैं जहां पर बिना शादी हुए ही कोई बच्चा पैदा हो जाए। क्लियर है? तो बी कहता है हिज लेजिटिमेट और ई लेजिटिमेट चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इट सेल्फ। मतलब कि हस्बैंड की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो वाइफ को मेंटेन करे। ठीक है? अब हस्बैंड, अब मान लो कोई बंदा है, उसका कोई लेजिटिमेट या फिर ई लेजिटिमेट चाइल्ड है, तो उस चाइल्ड को भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? हस्बैंड की, या फिर द मैन ऑफ द हाउस यू कैन कॉल हिम। ठीक है? थोड़ा सा लगता है डिस्क्रिमिनेटरी, बट क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव विजडम है, जो है सो है। ठीक है? हाँ, सी हिज लेजिटिमेट और ई लेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। अब यहां पर कह रहा है कि चाहे लेजिटिमेट हो या ई लेजिटिमेट हो, ठीक है, मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैरिड डॉटर को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड क्यों किया है? बिकॉज अब मैरिड डॉटर है, वो शादी करके किसी और के घर में चली गई, तो जिस घर में वो गई है, जिस इंसान से वो शादी करके गई है, अब उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना उसको मेंटेन करने की। इसीलिए मैरिड डॉटर्स को यहां से एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है? हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी, ठीक है, वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। अब मान लो आपके पास एक मेजर चाइल्ड है, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, प्रोवाइडेड कि जो इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट डॉटर है उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी शादी हो गई है तो उसके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको मेंटेन करने की। ठीक है? तो आपका अगर एक लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड है तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर वो फिजिकली या फिर मेंटली एबनॉर्मल है तो। ठीक है? डी पे आते हैं। हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अलॉन्ग विद दैट जो मैन ऑफ द हाउस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि अगर उसके पेरेंट्स जिन्होंने उसको पाला पोसा है या फिर अगर पाला पोसा नहीं भी है, ठीक है, वो अगर खुद को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो वहां पर दे कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर सन। ठीक है? हाँ, फ्रॉम देयर सन। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पर, हाँ, तो मतलब बेसिकली फादर और मदर वाला क्लियर हो गया ना। अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब आपको अपने फादर मदर को भी मेंटेन करना पड़ेगा प्रोवाइडेड कि आपके पास सफिशिएंट मींस हो। ठीक है? और उनके पास सफिशिएंट मींस ना हो टू मेंटेन देमसेल्व्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब एक बार बी और सी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है? यहां पर एक लेजिस्लेटिव एरर पकड़ाया है, बेसिकली यू कैन कॉल इट। यहां पे देखिए लिखा है हिज लेजिटिमेट और ई लेजिटिमेट चाइल्ड। पहले यहां पर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड हुआ करता था। ठीक है? अब इन्होंने माइनर हटा दिया है, मुझे नहीं पता यहां पर ये स्पेसिफिकली इन्होंने क्यों किया है। मतलब ऑफ कोर्स आप इतना टाइम लगाते हो किसी कानून को ड्राफ्ट करने में और आपसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाए। ठीक है? तो यहां पर इन्होंने माइनर टर्म हटा दिया है, लेकिन इंप्लाइडली हम लोग अभी भी यही लेके चलेंगे कि वहां पर माइनर टर्म जो है वो प्रेजेंट है। क्यों, मैं आपको बताता हूं इसका रीजनिंग क्या है। एक बार बी को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। बेसिकली यहां पर यह कहना चाहता है कि अगर आपका बच्चा है, ठीक है, चाहे वो कितने भी उम्र का हो जाए, चाहे वो मेजर हो जाए, चाहे वो 30 क्रॉस कर जाए, 40 क्रॉस कर जाए, 50 क्रॉस कर जाए, डजंट मैटर, ही कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मतलब बेसिकली द फादर यू कैन कॉल हिम, क्योंकि यहां पर सेक्शन 144 में मदर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती मेंटेन करने की, यहां पे सिर्फ फादर की बनती है। ठीक है? यहां पे लिखा है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है? और देखिए अगर आप लास्ट में देखिए लिखा है हिज फादर और मदर। हिज सिग्निफाइज मेल, मतलब कि बेसिकली जो उनका लड़का होगा वो उनको मेंटेन करेगा, बेटी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर नहीं आती है। इज दैट क्लियर? ठीक है? तो देखिए यहां पे बी में लिखा है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, चाहे उनकी शादी हुई या ना हुई हो, ठीक है, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाते तो आपको उनको मेंटेन करना पड़ेगा। एक बात बताओ, पहले यहां पे माइनर लिखा था तो इट वाज मेकिंग सेंस, अब आपने माइनर हटा दिया, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो फादर है उसकी लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को मेंटेन करने की। दे कैन क्लेम मेंटेनेंस बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 144 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। ठीक है? दिस इज अ लेक्यूना, दिस इज अ फॉल्ट आई वुड से। ठीक है? अब अगर आप क्लॉज सी देखो तो क्लॉज सी में क्या लिखा है कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है, जिन्होंने मेजॉरिटी अटेन कर ली है, अगर वो किसी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी से सफर कर रहे हैं तो उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है? मतलब बेसिकली अगर मान लो कोई लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड है जो किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी को सफर कर रहा हो,
उसके लिए अलग से आपने प्रोविजन क्यों बनाया कि अगर वो मेजर हो गया है तब भी आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा? अरे भैया, मान लो यहां पे बी में भी तो आप ये चीज डाल सकते थे। मेरी बात को आप ध्यान समझिए, मैं आपको समझाता हूं बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, सेक्शन 144 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज बी है। यहां पर क्या कह रहा है कि माइनर और मेजर, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट अगर चाइल्ड है तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। क्लॉज सी क्या कहता है? क्लॉज सी कहता है अगर मेजर चाइल्ड है, ठीक है, लेकिन किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी को सफर करता है तो वो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा फॉर होल लाइफ। ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर, क्योंकि वहां पर हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उसके मेंटेन करने की। ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताइए, यहां पर स्पेसिफिकली मेजर डालने की क्या आवश्यकता थी? भाई, वो चाहे किसी एबनॉर्मेलिटी सफर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, स्टिल दे कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर क्लॉज बी। आपने स्पेसिफिकली इसके लिए कोई प्रोविजन क्यों बनाया? कोई सेंस ही नहीं बना रहा ये चीज डालने का। वहां पर आप लिख रहे हो कि जब वो मेजर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको उनको मेंटेन करना पड़ेगा अगर वो किसी एबनॉर्मेलिटी को सफर कर रहे हो। क्लॉज बी में लिखते हो कि कोई भी बच्चा चाहे वो माइनर हो या मेजर हो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर उसके पास कोई सफिशिएंट मीन नहीं है मेंटेन करने के लिए। तो क्लॉज सी तो पूरी तरह से रिडंडेंट हो गया ना, इसका तो कोई पर्पस ही नहीं रहा। बिकॉज स्टिल चाहे वो किसी एबनॉर्मेलिटी सफर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्लॉज बी के अंदर तो मेंटेनेंस क्लेम कर ही सकते हैं ना। होप सो आप मेरी रीजनिंग समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो दिस वॉज द रीजनिंग बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं जो मेरा यहाँ पे पीओवी है वो यही है कि इम्प्लाइडली अभी भी आप यहाँ पर मानोगे कि जो टर्म माइनर है वो प्रेजेंट है। इट इज़ अ लेजिस्लेटिव एरर, हो जाती है गलतियाँ, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बट हो जाती है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट है, गलतियाँ ही करती है। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया पेरेंट्स का। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दे रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं यहाँ पर। आप ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें। देखिए, जो लेजिटिमेट चाइल्ड होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ पेरेंट्स को मेंटेन करने की होती है, दैट इज फादर एंड मदर। ठीक है, लेकिन अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो इलेजिटिमेट चाइल्ड सिर्फ मदर को मेंटेन करने के लिए ऑब्लिगेटेड होता है। ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन द फादर। आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं। हाँ, नेक्स्ट आता है जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है। ये मैंने आपको अभी मतलब बताया हुआ है लेक्चर में, जो एचएसए का लेक्चर मैंने बनाया था उसमें आपको बताया था कि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 14 ऑफ हामा, जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है उसको ऐसे प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया है वो उसी फैमिली में पैदा हुआ है। तो जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है उसकी जो ड्यूटी होती है वो अगेन फादर और मदर दोनों को ही मेंटेन करने की होती है। क्लियर है आपको? हाँ, उसके बाद जो स्टेप चाइल्ड होता है, स्टेप चाइल्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है स्टेप फादर को मेंटेन करने की। ठीक है, हाँ, मगर स्टेप चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेप मदर को मेंटेन करने की। क्लियर है आपको ये चीज? मतलब अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, मान लो एच एंड डब्ल्यू थे। ठीक है, इनका एक बच्चा हुआ एस, एच की हो गई डेथ, डब्ल्यू ने कर ली दूसरी शादी, H1। ठीक है, तो एस और H1 जो है इनका जो रिश्ता है वो है स्टेप फादर एंड स्टेप सन का। ठीक है, तो यहां पर एस को H1 को मेंटेन करने, एस के ऊपर H1 को मेंटेन करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन मान लो सिचुएशन ऐसा होता, सिचुएशन ऐसा होता H W, ठीक है, इनका बच्चा हुआ S। अब मान लो W की हो गई डेथ, H ने की दूसरी शादी W1, तो यहां पर ये हो गई इनकी स्टेप मदर। तो S की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी W1 को मेंटेन करने की। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। जो ये मैंने थर्ड पॉइंट बताया ये केस लॉ में कहा गया था, इट वॉज कीर्तिकांत वडोदरिया। आप इसको कैसे स्पेल करते हैं आई डोंट नो, कीर्तिकांत वडोदरिया, या फिर प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर देना मेरे को, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, इट इज 1996 सुप्रीम कोर्ट।
साइटेशंस आप डाल लेना, ठीक है। तो जी ये बात मैंने आपको बताई है ना कि स्टेप चाइल्ड जो होता है उसकी खाली स्टेप मदर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये इस केस लॉ में कहा गया था। क्लियर है आपको? ठीक है। अब एक पॉइंट और जान लीजिए कि जो मदर हैं, मदर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है अपने, मदर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है बच्चों को मेंटेन करने की अंडर सेक्शन 144 BNSS। क्यों? क्योंकि द टर्म हिज हैज बीन यूज्ड, मतलब कि जो बच्चे हैं अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे और सपोज उनकी जो माँ है वो बिलियनियर है, स्टिल सेक्शन 144 BNSS के अंदर वो बच्चे अपनी माँ से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते, बट स्टिल दे कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर द हिंदू लॉज, वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक जो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं वो ये है कि चलो हिंदू लॉ के अंदर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदू लॉ है उसका एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ किस पे होता है? हिंदूज के ऊपर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सेक्शन 144 BNSS जो है ये एक जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है, सॉरी जेंडर न्यूट्रल नहीं, एक मतलब ये सारे रिलीजन्स पे अप्लाई होता है बेसिकली, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें ये कुछ नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं तभी आप सेक्शन 144 में एंटर कर सकते हो। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप क्या कहते हैं कि सेक्शन 144 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। बेसिकली यू कैन से दैट सेक्शन 144 इज सेक्युलर इन कैरेक्टर, ठीक है। तो मुझे ये सच में बहुत एब्सर्ड लगता है कि बच्चे अपनी मदर से क्यों नहीं मेंटेनेंस क्लेम कर सकते। वहां पे आप हिज और हर डाल सकते थे, इससे काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारी हेल्प हो जाती, बिकॉज कॉमन सेंस वाली बात है। मान लो मदर जो है वो बिलियनियर है भाई, वो मतलब पैसों की बरसात होती है उनके ऊपर, स्टिल शी इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन हर चिल्ड्रन, सो दिस इज काइंड ऑफ एब्सर्ड आई वुड से, ठीक है। हाँ, तो अगर हिंदू है तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर कोई बच्चा जाके मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, लेकिन BNSS के अंदर अंडर सेक्शन 144 वो बच्चा अपनी मदर से किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। एक केस लॉ आप और लिख सकते हैं, दैट इज डॉक्टर विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशी राव राजाराम सवाई, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आप इसको अपने शब्दों में लिख लेना। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो पेरेंट्स हैं अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो दे कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर मैरिड डॉटर एज वेल, ठीक है। मैरिड डॉटर से दे कैन क्लेम मेंटेनेंस। अब यहाँ पे इसकी रीजनिंग क्या थी ये मैं आपको नहीं समझा सकता, बिकॉज मैं जजमेंट से मतलब पूरी तरह से गो थ्रू नहीं किया हूँ, बट ये समझ लीजिए ये ऑब्जर्वेशन आया था, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। ओके, ये हो गया ये सारे के सारे पॉइंट्स। अब इसमें रह गया वाइफ का, ठीक है। मैं ये पार्ट हटा दे रहा हूँ, थोड़ा वाइफ पे आपको क्लैरिटी देनी है मुझे, कुछ केस लॉज भी हैं वो भी समझाने हैं, क्योंकि हमेशा ही वाइफ वाला पॉइंट ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि जो वाइफ होती हैं ऑफ ए वॉइड मैरिज इवन दे कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। थोड़ा बहुत उसको भी डिस्कस करना है हमें, उसमें ज़्यादा डेल्व नहीं करेंगे बिकॉज वो हिंदू मैरिज एक्ट का टॉपिक है, तो वहाँ पर मैं काफ़ी डिटेल में पूरा जजमेंट आपको समझाऊंगा। अभी बस मैं ऊपर ऊपर से आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। हाँ, जब हम लोग सेक्शन 144 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की बात करते हैं, अच्छा आप ये समझ लीजिए जब भी मैं सेक्शन 144 को बता रहा हूं तो जो इसके मतलब जजमेंट्स आए थे वो सेक्शन 125 से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में सेक्शन 125/सेक्शन 144, ठीक है। मतलब जो भी सेक्शन 125 में एप्लीकेशन थी जजमेंट्स की वो सेम एप्लीकेशन सेक्शन 144 में भी रहेगी। अब आपको एक चीज बताऊं, जो डिवोर्स्ड वाइफ होती हैं, ठीक है, दे कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 BNSS, लेकिन 4 प्रकार की डिवोर्स्ड वाइफ यहां पर सेक्शन 144 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। कौन कौन? पहली, जो रीमैरी कर चुकी हो, जो रीमैरी जिनकी शादी हो चुकी हो, ठीक है। दूसरी, जो मैं से लिख देता हूं, वाइफ लिविंग सेपरेटली। प्लीज ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग बनाते रहिएगा, मैं कोशिश करूंगा BNSS के भी नोट्स आपको प्रोवाइड करने के, ठीक है।
बट जितना आपको बताता हूँ एटलीस्ट उसका आप पॉइंट अपने वर्ड से बना लेंगे तो आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो हाँ, वाइफ लिविंग सेपरेटली विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, अगर वो हस्बैंड से दूर रह रही है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो वहां पर भी वो सेक्शन 144 BNSS के अंदर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। थर्ड, वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री, वो भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। और लास्ट आता है हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग सेपरेटली, इसको आप लिख लीजिएगा, लिविंग सेपरेटली विथ म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। आपसी सहमति से अगर वो लोग अलग रह रहे हैं तो वहां पर भी वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 144 ऑफ BNSS। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इन 4 ग्राउंड्स पे वो नहीं क्लेम कर सकती। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब थोड़ा सा आपको एब्सर्ड लगेगा बट दिस इज द ट्रूथ ऑल्सो। सपोज किसी वाइफ ने एडल्ट्री कमिट किया, ठीक है। एडल्ट्री कमिट करने के बाद हस्बैंड ने उस वाइफ से डिवोर्स ले लिया। अब डिवोर्स लेने के बाद वाइफ ने जिस इंसान के साथ एडल्ट्री कमिट की थी वो उसके साथ रहना शुरू कर दी। शी इज नॉट गेटिंग मैरिड टू द पर्सन बट शी इज जस्ट लिविंग विद द पर्सन। समझ में आ रहा है आपको चीजें? अगर ऐसी सिचुएशन है उसके बावजूद जो हस्बैंड है उसको वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आई नो दिस प्रोविजन इज वेरी अब्सर्ड बट जो भी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन पास्ट में प्रिवेल करते थे ये उसी का इफेक्ट है। आज के टाइम में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी लग सकता है, गलत लग सकता है, एंड गलत होता भी है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। लेकिन ये वही वाली बात हो गई ना कि जो जो करोगे वही पाओगे वाला सिचुएशन, ठीक है। जो बोओगे वही पाओगे। तो जो हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें की थी उसका नतीजा आज हमें ये देखना पड़ रहा है कि अपलिफ्टमेंट के लिए हमें ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो मे बी आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी एब्सर्ड लग सकती हैं बट जो है सो है, यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। ओके, सो समझ में आ गया ना आपको ये कुछ ग्राउंड से? ओके। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको, द हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ठीक है। ये आपको पता होगा ना कि जो वॉइडेबल मैरिजेस, अच्छा आपको पता है वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस क्या होते हैं? ठीक है, वैसे तो मैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूंगा बट मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट क्लॉज 1, आई गेस इट वाज क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, आई मे बी रॉन्ग, आप एक बार रीचेक कर लेना। अगर बाइगेमी कमिट किया गया है, ठीक है, तो जो बाइगमस मैरिज होगी वो वॉइड होगी, मतलब जो आपने दूसरे इंसान से शादी की है इट वुड बी डीम टू बी अ बाइगमस मैरिज एंड दैट विल बी वॉइड, ठीक है। दूसरा है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, नहीं ये शायद सपिंडा था, ठीक है, सपिंडा रिलेशनशिप। एंड लास्ट था आपका प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो इन केसेस में जो शादी होती है ना, अगर आप प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल कर रहे हो, अगर आप सपिंडा में फॉल कर रहे हो या फिर आपने बाइगमी कमिट की है, तो इन केसेस में जो मैरिज होता है वो वॉइड होता है, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं आपके नॉलेज के लिए, अगर आप किसी माइनर से शादी कर लो तो वो वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल मतलब क्या होता है? एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी, मतलब एक पार्टी के पास अपर हैंड होगा कि वो उस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। अगर वो वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाता है तो वो शादी वैलिड होगी, ठीक है। और जो वॉइड मैरिजेस होते हैं वो फ्रॉम द स्टार्ट वॉइड होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग वो वॉइड होते हैं। वॉइडेबल वैलिड होते हैं अनटिल अवॉइडेड, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो वॉइड मैरिजेस होते हैं, ठीक है, अगर मान लो किसी इंसान ने किसी औरत को धोखा देके उससे शादी कर ली, ठीक है, तो शादी करने के बाद, मतलब धोखा देके इन द सेंस मान लो उस इंसान ने बाइगमस मैरिज कर ली, तो वहां पर उस वॉइड मैरिज के बेसिस पर जो वो वुमेन है शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 ऑफ BNSS, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं कहां पे क्या कहा गया था, मतलब आपको समझ में आ गया ना कि वॉइड मैरिजेस में जो वाइफ है शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 ऑफ BNSS। अभी मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा, जो भी आपको रीसेंट जजमेंट के चलते जो आपका POV बन गया है वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये केस था सविता बेन 10 वाला नहीं, नॉर्मल बेन, सोमाबाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2005 सुप्रीम कोर्ट। इट वॉज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट सेक्शन 125 CRPC, जहां पे 125 लिखा है वहां पर आप स्लैश करके सेक्शन 144 BNSS लिख लीजिएगा, इज ए वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोविजन एंड इट इज एम्ड एट सोशल जस्टिस
The court should be liberal in favor of petitioners, that is, the one who is claiming maintenance. The burden of proof is on the petitioner/wife to prove a lawful marriage, but the burden is not extremely rigid. Rather, she has to prove prima facie facts of the marriage on which the court can raise a presumption of a valid marriage. The court also observed that in case of a void marriage, the wife of such a void marriage, it is a void marriage, cannot claim maintenance from the so-called husband even on the ground of equity, justice or estoppel. ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक वॉइड मैरिज में जो वाइफ होती है, शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस. इज दैट क्लियर? अब देखिए, जो ये रीसेंट डेवलपमेंट है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर, मैं आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताया था यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर एक वॉइड मैरिज है, ठीक है, तो उस वॉइड मैरिज में हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं ये चीज कि हिंदू मैरिज एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, तो वहां पर हस्बैंड या वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, जिसके पास भी ज्यादा पैसा होगा उससे. ठीक है, तो इवन अगर एक वॉइड मैरिज है, वहां पर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 24 और 24 एंड 25, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, और जनरली भी आप एक वॉइड मैरिज में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो. ये अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर में. ठीक है, अब यहां से पढ़िए. The court gave a distinction between section 25 of HMA and section 125 of CRPC. They said that the remedy under section 125 provides a quick and summary remedy. It does not apply to a spouse in a void marriage and the relief is limited to wedded wives. ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताता हूं यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस रिसेंट जजमेंट में, कि जो सेक्शन 125 है ऑफ CRPC या फिर 144 ऑफ BNSS, they stand on they do not stand on equal footing when compared to section 24 and 25 of HMA. ठीक है, वहां पर दोनों की सिचुएशन काफी डिफरेंट है. आप अगर एक वॉइड मैरिज में हो तो आप वॉइड मैरिज के बेसिस पर सेक्शन 24 और 25 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन हम आपको मेंटेनेंस नहीं देंगे अंडर सेक्शन 144 ऑफ BNSS, क्योंकि सेक्शन 144 ऑफ BNSS एक जो प्रोविजन है, इसको बनाया गया स्पेसिफिकली फॉर लीगली वेडेड वाइफ्स. ठीक है, वॉइड मैरिजेस में आपको कभी वाइफ का दर्जा तो मिला ही नहीं है, तो अगर आपको वाइफ का दर्जा कभी मिला ही नहीं है तो आप 144 ऑफ BNSS के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कैसे करोगे. ऑन दी अदर हैंड, वॉइडेबल मैरिज जो होती है वो वैलिड होती है अंटिल अवॉइडेड, मतलब कि वहां पर उस औरत को वाइफ का दर्जा मिला हुआ है. दैट्स वाई शी कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 ऑफ BNSS. मगर अगर वॉइड मैरिज है तो वहां पर मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 144 ऑफ BNSS. इज दैट क्लियर? ठीक है, ये जो आपका पर्टिकुलर केस है ना सुखदेव सिंह और सुखबीर कौर, इसको मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा, पूरा जजमेंट आपको समझाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी है यहां पर इस कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए कि इवन वॉइड मैरिजेस में भी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. In Badshah versus Urmila Badshah Godse, it was observed that even in the case of void marriage, ये कॉमा नहीं होगा, wife can claim maintenance on the ground of equity, justice and good conscience. The court in this case distinguished the facts of the present case with the facts of the Savita Bain case and held that in Savita Bain case, the second wife at the time of second marriage knew about the first marriage and she was duped by the husband. In the present case, equity and justice requires that she should be awarded maintenance. The court did a purposive interpretation in the present case. It is purposive. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अब आपको थोड़ा सा एब्सर्ड लगेगा, अभी मैंने कहा मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, अब यहां पर कह रहे हैं मेंटेनेंस मिलेगा. देखिए, जब मैंने BNSS शुरू किया था उसी टाइम पे आपको बताया था कि हम BNSS या फिर CRPC को एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देते हैं. हम कभी भी प्रोविजन का जो पर्पस है ना उसको डिफीट नहीं होने देंगे. जो सविता बेन वाला केस था जहां पर एक बाइगमस मैरिज की गई थी, वहां पर दूसरी वाइफ को पता था कि इस बंदे की पहली बीवी जिंदा है और ये अभी लीगली वेडेड है, उसके बावजूद शी मैरिड, उसके बाद शी इज क्लेमिंग मेंटेनेंस. तो वहां पर आप पर्पसिव इंटरप्रिटेशन लगवा के इक्विटी और गुड कॉन्साइंस के बेसिस पर कैसे उसको मेंटेनेंस दोगे? नहीं दे सकते. मतलब जो जनरल रूल है वो यही है कि वॉइड मैरिज में जो वाइफ है, ठीक है, शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 BNSS. दिस इज अ जनरल रूल. लेकिन अगर मान लो वाइफ के साथ गलत हुआ है, ठीक है, उसको नहीं पता था इस बारे में कि वो इंसान पहले से मैरिड था, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप उसको कोई कंसिक्वेंस नहीं दोगे, मतलब मान लो ऐसे इंसान ने शादी कर ली दोबारा और ये सोचा इसका तो कोई कंसिक्वेंस ही नहीं होगा कि मेरे को ना मेंटेन करना पड़े ना कुछ करना पड़े, तो दिस विल डिफीट द पर्पस ऑफ सेक्शन 144 ना. तो इक्विटी, गुड कॉन्साइंस एंड जस्टिस के बेसिस पर अभी भी
अगर वाइफ के साथ वाकई में गलत हुआ है तो वहां पर शी कैन क्लेम मेंटेनेंस। इज दैट क्लियर? हम कभी भी सेक्शन के पर्पस को डिफीट नहीं करेंगे, ठीक है? भले ही वहां पे वॉइड मैरिजेस के अंदर मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं वाइफ को, लेकिन अगर मान लो उसके साथ सच में धोखाधड़ी हुई है, उसको लगा कि बंदे ने शादी नहीं की है, तो हम पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देके ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस उस फीमेल को मेंटेनेंस अवार्ड करवा सकते हैं, क्योंकि आपके एक्शंस के हमेशा ही कंसिक्वेंस होते ही होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये सारे के सारे केस लॉज आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे कुछ खास नहीं है, बस आपको समझाना है चीजें मेरे को। ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में, ठीक है, मेंटेनेंस कौन यहां पे अवार्ड करेगा? मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। हाँ, द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट क्लास ये जो प्रोसीडिंग है ये किसके सामने चलेगी? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब अगर उनको पता चलता है कि एक बंदे के पास सफिशिएंट मीन्स हैं एंड ही इज निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग टू मेंटेन एनी ऑफ द पर्संस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 1, तो वहां पर वो ऑर्डर कर सकते हैं मंथली अलाउंस देने के लिए ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकेंड प्रोविजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट मे ऑर्डर द फादर ऑफ ए फीमेल चाइल्ड referred to in clause B to make such allowance until she attains her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such female child if married is not possessed of sufficient means। एक बार clause B देखिए क्या बोलता है। ओह सॉरी, हाँ देखिए, अगर मान लो लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट डॉटर है, ठीक है, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, अगर उसके हस्बैंड, जो अब मैंने आपको बताया था ना कि शादी हो जाने के बाद हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, अगर हस्बैंड जो है, अब होता है ना प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, तो प्यार में अंधे होकर किसी लड़की ने शादी कर ली किसी भी इंसान से, ठीक है, लेट्स नॉट जनरलाइज दिस थिंग, तो उसने शादी कर ली किसी भी इंसान से, अब वो इंसान उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है वो उस फीमेल की जो मैरिज जिसकी शादी हो चुकी है उसके फादर को ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इसको मेंटेन करिए, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, देखिए मतलब बेसिकली सिंपल सा रीजनिंग है, हम कभी भी फीमेल को डेस्टिट्यूट नहीं होने दे सकते, हम कभी भी फीमेल को ऐसी कंडीशन में लाके खड़ा नहीं करेंगे जहां पर उनको इधर से उधर भटकना पड़े अपने आप को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फीमेल्स की जो कंडीशन थी, ठीक है, वो बहुत बेकार थी। दे हैड टू मतलब गो थ्रू अ लॉट इन द, ठीक है, पुराने समय में उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हो चुके थे वो लोग, उसी वजह से हमें किसी भी प्रकार से फीमेल्स को डेस्टिट्यूट नहीं होने देना है, ठीक है। तो यही सब रीजनिंग है इन सारे प्रोवाइजर्स और प्रोविजन को डालने के। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, ये आपका है मेंटेनेंस पेंडेंटे लिटे, ठीक है, दैट इज द मेंटेनेंस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, लिख सकते हो आप, पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग के टाइम पे जो मेंटेनेंस दिया जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सबसेक्शन, ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड, फादर और मदर, एंड द एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रोसीडिंग विच द मैजिस्ट्रेट कंसीडर्स रीजनेबल, एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मैजिस्ट्रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लो वाइफ जो है वो हस्बैंड के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, एंड उस केस में जो हस्बैंड है उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि प्रोसीडिंग के दौरान आप वाइफ को मेंटेन करिए, अलॉन्ग विद दैट जो भी वाइफ को प्रोसीडिंग का खर्चा उठाना पड़ रहा है, दैट इज जो भी वकील की फीस है, जो भी बच्चों का खर्चा है, ठीक है, जो भी आने जाने का खर्चा है, वो सारा का सारा खर्चा जो कोर्ट है वो हस्बैंड को कह सकता है पे करने के लिए। थर्ड प्रोवाइजो, provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding under the second proviso shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of the service of notice of the application to such person। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding under the second proviso shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of the service of notice of the application to सच पर्सन। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी मेंटेनेंस पेंडेंट लिटे के लिए कोई भी एप्लीकेशन आती है
तो कोशिश ये किया जाए कि उस एप्लीकेशन को विद इन 60 डेज डिस्पोज कर दिया जाए। दैट इज मतलब उसको जो भी मतलब वहाँ पे मेंटेनेंस देना है कि नहीं देना है उसको डिसाइड कर लिया जाए। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर वाइफ इंक्लूड्स अ वुमेन हु हैज बीन डिवोर्स्ड। तो अगर आपके दिमाग में ये पहले आ रहा हो कि ये डिवोर्स्ड वाइफ कहाँ पे लिखा है उसमें, तो यहाँ पे लिखा है और हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। मतलब यहाँ पर जो वाइफ है वो इंक्लूड, जो टर्म वाइफ है उसमें डिवोर्स वाइफ भी इंक्लूडेड है। अलॉन्ग विद दैट हम उस वाइफ की बात कर रहे हैं जो दोबारा शादी ना की हो। अगर दोबारा शादी कर ले तो उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नए हस्बैंड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। Subsection 2. Any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding shall be payable from the date of the order or if so ordered from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be. Subsection 2 ये कहता है any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of the proceeding shall be payable from the date of the order or if so ordered from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be. देखिए यहाँ पर सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो भी मेंटेनेंस या फिर इंटरिम मेंटेनेंस जो अवॉर्ड की जा रही है कोर्ट के द्वारा, उसका या तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है उस ऑर्डर का, या फिर वहां पर इसकी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकती है। दैट इज जिस दिन मान लो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट की गई थी, ठीक है, उस दिन से हम मेंटेनेंस को कैलकुलेट करके देना शुरू करवा सकते हैं, या फिर ठीक है 60 डेज का टाइम फ्रेम दिया गया था ना, तो जिस दिन एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है उस दिन से मेंटेनेंस पे करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर अगर कोर्ट का जो जजमेंट आता है फाइनल वो ये आता है कि हाँ यहाँ पर वाइफ जो है उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है हस्बैंड की, ठीक है, वाइफ चाइल्ड पेरेंट्स किसी की बात कर लो, मैं स्पेसिफिकली वाइफ को कह रहा हूँ, तो यहाँ पर बाकी लोग भी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है कि जिस दिन से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था उस दिन से हम कैलकुलेट करेंगे कि आपको बेसिकली वाइफ को कितना मेंटेनेंस देना है। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 3 पे आते हैं। इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, एनी सच मजिस्ट्रेट मे फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर इशू अ वारंट फॉर levying the amount due in the manner provided for levying fines and may sentence such person for the whole or any part of each month's allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be remaining unpaid after the execution of the warrant to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment is sooner made। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें क्या कह रहा है, if any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, मतलब मान लो अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया है और उस इंसान के पास कोई भी सफिशिएंट रीजन नहीं है मेंटेनेंस नहीं पे करने के लिए, ठीक है, मतलब मान लो उसको कहा गया और वो पे नहीं कर रहा है, बट पे नहीं करने के लिए उसके पास कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। आगे एनी सच मजिस्ट्रेट में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, एवरी ब्रीच का मतलब क्या है कि मान लो कोर्ट ने मंथली मेंटेनेंस पे करने के लिए कहा था, ठीक है, मतलब हर महीना सपोज आपको 30,000 रुपीज पे करना है, ठीक है, तो हर महीने कहा गया था 30,000 पे करने के लिए। अब मान लो उस इंसान ने 3 महीने पे नहीं किया, मतलब कि 3 महीने पे नहीं करने का मतलब क्या है कि 3 बार उसने ऑर्डर को ब्रीच किया है। क्लियर है आपको? इशू अ वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेविंग फाइन्स। अब वहां पर कोर्ट क्या करेगी कि जितना भी अमाउंट उसको मेंटेनेंस पे करना था उसके लिए उसके अगेंस्ट में एक वारंट इशू करेगी और ये कहेगी कि आपको उसको पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ए फाइन नाउ, ठीक है, वो फाइन का अमाउंट वाइफ के पास ही जाएगा, ठीक है। एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month और अंटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, ठीक है। अब अगर मान लो उसके बावजूद द पर्सन इज नॉट मेकिंग द पेमेंट, या फिर उसने पेमेंट तो किया लेकिन 3 बार उसने ब्रीच किया था, उसने पेमेंट खाली 1 बार का किया, अभी 2 बार का बच गया है कि नहीं, तो इस केसेस के लिए जितना भी ब्रीच हुआ है उसके लिए उसको 1 month की इंप्रिजनमेंट सुनाई जा सकती है फॉर एवरी ब्रीच, ठीक है। या फिर मान लो उसको 1 महीने की इंप्रिजनमेंट सुनाई गई, वो 5 दिन जेल में रहा और 5 दिन में जेल, जब वो जेल में था उसी बीच में जो भी उसको पेमेंट करना था उसने पेमेंट कर दिया, तो उस सिचुएशन में उसको रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, तो यहां पर आपको ये 1 month का टाइम फ्रेम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एवरी ब्रीच ये ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है सबसेक्शन 2 में,
हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। एंड व्हाट एल्स आर वी लेफ्ट विथ। ठीक है, ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम ड्यू। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोवाइजो है, एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it became due। मतलब कि आपको हम 1 साल का टाइम दे रहे हैं, जिस बीच में आपने जितने भी ब्रीच किए हैं उन सबका पेमेंट कर दो। अगर आपने 1 साल के अंदर पेमेंट नहीं किया, 1 साल का आपको मैक्सिमम टाइम फ्रेम दे रहे हैं, तो उसके बाद ही हम आपके अगेंस्ट में वारंट इशू करेंगे। Provide further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to live with him, such magistrate may consider any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for so doing। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ केसेस में वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, उनमें से एक ये वाला केस कवर हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हस्बैंड कहता है कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए रेडी हूँ, बट ये मेरे साथ रहने के लिए रेडी नहीं है। तो आप पहले इसको कहिए कि ये मेरे साथ रहेगी, तब मैं इसको मेंटेन करूंगा। अब कोर्ट यहां पर चेक करेगा कि वाइफ के पास हस्बैंड के साथ नहीं रहने के लिए कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है कि नहीं है। अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज होगा तो कोर्ट वहां पर उसके बावजूद, अगर वो दूर रह रही है हस्बैंड से, मेंटेन करने के लिए हस्बैंड को ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है हस्बैंड से दूर रहने के लिए, तो वहां पर वाइफ को किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब अगर आप ये कहें कि आपका हस्बैंड खराब दिखता है इसलिए मैं उससे दूर रह रही हूँ, या फिर वो अपने पैर नहीं धोता है मोजा निकालने के बाद, मतलब वॉट एवर द रीज़न इज, ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे रीजंस के लिए हम आपको मेंटेनेंस अवॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आप अपने हस्बैंड से दूर रह रहे हो, आपके पास एक जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए हस्बैंड से दूर रहने के लिए, तब आपको मेंटेनेंस के लिए हम ऑर्डर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हस्बैंड जो है वो वाइफ के अगेंस्ट में क्रूएल्टी करता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, थप्पड़ मार देता है। ऐसी सिचुएशन में वाइफ का घर से दूर रहना इज जस्टिफाइड, वहां पर हम मेंटेनेंस ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपके पास कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, वहां पर हम आपको मेंटेनेंस नहीं देंगे। एक्सप्लेनेशन, इफ अ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन और कीप्स अ मिस्ट्रेस, इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ रिफ्यूजल टू लिव विद हिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड बताया कि अगर हस्बैंड ने बाइगमी कमिट कर दिया या फिर घर पे एक मिस्ट्रेस रख रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वाइफ का हस्बैंड के साथ नहीं रहना वुड बी डीम्ड जस्टिफाइड। भले ही वो दोनों को बहुत अच्छे से रख रहा है, मतलब उसने दूसरी शादी की, दोनों वाइफ को बहुत खुशी खुशी रख रहा है, दोनों पे बराबर खर्चा कर रहा है, लेकिन यहां पर हम प्रिजम्पशन ये लेके चलेंगे कि अगर आपने एक मिस्ट्रेस रखी है या फिर अगर आपने बाइगमी कमिट किया है, तो उस सिचुएशन में हम वाइफ को मेंटेनेंस अवॉर्ड करेंगे एंड शी इज जस्टिफाइड टू नॉट लिव विद द पर्सन। इज दैट क्लियर? क्लॉज 4, नो वाइफ shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately by mutual consent। ठीक है, अगर वाइफ एडल्ट्री में रह रही है या फिर हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग रह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में, और या फिर वो हस्बैंड के साथ रहने के लिए मना कर रही है विदाउट एनी जस्टिफाइबल कॉज, तो उस सिचुएशन में वाइफ को मेंटेनेंस अवॉर्ड नहीं किया जाएगा बाय द कोर्ट। इट इज अ डायरेक्शन टू द कोर्ट। इज दैट क्लियर? क्लॉज 5, ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ in whose favor an order has been made under this section is living in adultery or that without sufficient reason she refuses to live with her husband or that they are living separately by mutual consent, एक सेकंड, हाँ, म्यूचुअल कंसेंट, द मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है, देखिए सबसेक्शन 4 में ये कहा था कि आपको मेंटेनेंस अवॉर्ड ही नहीं करेंगे अगर आप एडल्ट्री में रह रहे हो या फिर आप बिना किसी सफिशिएंट रीजन के हस्बैंड के साथ नहीं रह रहे हो या फिर आप म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग रह रहे हो। उस सिचुएशन में हम आपको मेंटेनेंस अवॉर्ड नहीं करेंगे। क्लॉज 5 ये कहता है कि अगर मान लो मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया गया हो, उसके बावजूद आप बिना किसी जस्टिफाइबल रीजन के हस्बैंड के साथ नहीं रह रहे, या फिर आप उसके बाद एडल्ट्रस रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है, यानी किसी और इंसान के साथ आप रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, या फिर हाँ, आप लोग म्यूचुअल कंसेंट के साथ अब सेपरेटली रहना शुरू कर दिए हो, तो वहां पर जो कोर्ट है वो मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है
उसको कैंसिल करने की पावर कोर्ट के पास है अंडर सेक्शन 144 सबसेक्शन 5. ठीक है, दैट इज द कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेंटेनेंस बट इफ दीज ग्राउंड्स आर सेटिस्फाइड. इज दैट क्लियर? ठीक है. अच्छा, अब 145 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. एक लेक्चर और डेडिकेट करना पड़ेगा इसके लिए. होप सो आपको समझ में आ गई हो सारी की सारी चीज़ें. मैंने जो केस लॉज वगैरह लिखवाए हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.